वी आर कंटिन्यूइंग टू द ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट। तो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जो है ये प्रेसिडेंट की सबसे इम्पॉर्टेंट पावर्स में से एक है, ठीक है, क्योंकि ये पावर्स प्रेसिडेंट को एक्स्ट्रा पावर देती है इक्वलेंटली एक्ट करने की पार्लियामेंट की तरह, ठीक है, जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं रहता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें हमें क्या याद रखनी है कि व्हेन पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन, ठीक है, तो प्रेसिडेंट क्या करते हैं, ऑर्डिनेंस को इशू कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर कोई न्यू इन्वेंशन नहीं है, ये इतनी पुरानी पावर है कि 1861 में लॉर्ड कैनिंग जो थे उन्होंने फर्स्ट टाइम इस पावर को यूटिलाइज करने के लिए इस प्रोविज़न को चार्टर एक्ट 1861 में इंक्लूड किया था। तो हमने कई चार्टर एक्ट हैं 1861 से लेके 92, तो इनमें जो भी चार्टर एक्ट है इनमें से 1861 का चार्टर एक्ट है उसमें ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर को यूज़ किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था एक्चुअली बाय लॉर्ड कैनिंग। ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो आपको याद रखनी है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि कौन सा आर्टिकल ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट को मतलब ऑथराइज करता है। तो वो आर्टिकल का नाम है 123। तो इट इज़ द आर्टिकल 123, ठीक है, ईजी है याद करना। और सिमिलरली अगर हम बात करें स्टेट की, तो गवर्नर के लिए भी हम पढ़ेंगे बाद में, पर स्टेट के लिए भी अगर आप जानना चाहें तो स्टेट के लिए उसी आर्टिकल का नाम है 213, ठीक है, 123 और 213। फॉर स्टेट इट इज़ 213 एंड 213 इज द आर्टिकल बाय विच आर्टिकल नंबर 213 बाय विच गवर्नर हैज़ द पावर टू मेक ऑर्डिनेंस व्हेन स्टेट लेजिस्लेचर इज नॉट इन सेशन। अच्छा, यहाँ पे कैच जो है वो ये है कि पार्लियामेंट नॉट इन सेशन का इस लाइन का मतलब क्या है, ये लाइन समझना बहुत ज़रूरी है। तो पार्लियामेंट का मतलब क्या होता है, पार्लियामेंट को मैं पीएल से लिख रहा हूँ, पार्लियामेंट का मतलब होता है लोकसभा एंड राज्यसभा। अब देखिए पार्लियामेंट नॉन इन सेशन का मतलब क्या हुआ, लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सेशन में नहीं होने चाहिए। पर इसमें कैच ये है कि दो लाइनें हैं, दो इंपॉर्टेंट क्लॉज हैं जिनमें ऑर्डिनेंस इशू किया जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा। वो दो क्लॉज क्या हैं, पहला क्लॉज है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सेशन में ना हो, ठीक है, बोथ नॉट इन सेशन। और सेकंड क्लॉज क्या है कि ईदर वन ऑफ देम इन नॉट इन सेशन, ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि जो बिल है ना वो दोनों से पास होना पड़ता है। बिल जो है अगर मान लो लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ तो उसको राज्यसभा में जाना पड़ेगा, और राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हुआ तो लोकसभा में जाना पड़ेगा, और तभी वो जाता है प्रेसिडेंट के पास। तो कोई भी यहाँ पे क्या है, अगर कोई बिल कोई एक सेशन में है, लोकसभा सेशन में है और राज्यसभा सेशन में अभी नहीं है किसी कारणवश, तो लोकसभा में बिल जाएगा पर वो पास नहीं होगा। क्यों, क्योंकि राज्यसभा सेशन में नहीं है। बिल तब तक पास नहीं होता जब तक लोकसभा से निकल के राज्यसभा में ना चला जाए और राज्यसभा से निकल के प्रेसिडेंट के पास जाके अप्रूव ना हो जाए, या फिर राज्यसभा से लोकसभा और फिर प्रेसिडेंट। तो दोनों ही लोकसभा और राज्यसभा में जब तक बिल इंट्रोड्यूस ना हो, दोनों ही जगह अप्रूव ना हो, तब तक कोई भी बिल फाइनली एक्ट नहीं बनता है, ठीक है। इसीलिए जो भी अगर एक भी सेशन में नहीं है, जैसे कि यहाँ पे सेकंड क्लॉज है कि ईदर वन ऑफ देम नॉट इन सेशन, तो अगर एक भी सेशन में नहीं है, यानी मान लीजिए लोकसभा राज्यसभा में सिर्फ लोकसभा ही सेशन में है या फिर सिर्फ राज्यसभा में सेशन में है, तो चूंकि दोनों में बिल जा नहीं पाएगा तो दोनों में बिल पास नहीं हो पाएगा, तब हम लोग ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑर्डिनेंस कब इशू करना है, एक तरह से ऑर्डिनेंस एक स्पेशल पावर है, उसमें प्रेसिडेंट तब इशू करते हैं जब पार्लियामेंट अभी बिल को पास करने में सक्षम नहीं है, क्योंकि दोनों ही लोकसभा और राज्यसभा मतलब सेशन में नहीं है, ठीक। तो सिंस पार्लियामेंट बिल को पास करने में सक्षम नहीं है, तो प्रेसिडेंट के पास ये अलग से पावर है कि वो अब खुद ही ऑर्डिनेंस को पास कर दें, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम पढ़ेंगे वो है, ये तो हमने कंडीशंस पढ़ ली इसकी कि कंडीशन क्या है। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट बात ये हम लोग जानते हैं कि ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर कोई इनकी डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, ठीक है। ये एक सिचुएशनल पावर है, सिचुएशनल पावर, और एड ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ऐसा नहीं है कि मतलब प्रेसिडेंट का मन किया तो प्रेसिडेंट ने कर दिया, नहीं। एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मतलब वही पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये एकदम एब्सोल्यूट नेसेसरी है, ठीक है, एब्सोल्यूट नेसेसिटी।
ओके, अच्छा फिर हम लोग पढ़ते हैं कि अप्रूवल एंड ड्यूरेशन क्या है। यानी कि अगर हम पार्लियामेंट में ऑर्डिनेंस को लाते हैं, मतलब जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तो ऑर्डिनेंस को लाते हैं, तो ऑर्डिनेंस को अप्रूवल भी मिलना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट खुद उसको अप्रूव कर देंगे, उसका अप्रूवल कराना पड़ेगा। प्रेसिडेंट उसको ऑर्डिनेंस को ला देंगे, ऑर्डिनेंस काम पे भी लग जाएगा, पर जैसे ही पार्लियामेंट सेशन में आएगी उसको विद इन 6 वीक्स उसको अप्रूव कराना पड़ेगा। ठीक है, अगर 6 वीक के अंदर वो अप्रूव नहीं हुआ, 6 वीक्स के अंदर अप्रूव नहीं हुआ, व्हेन पार्लियामेंट असेंबल्स, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन ऑपरेबल। ठीक है, ये ऑपरेशन में नहीं आ पाएगा। ठीक है, खुद ये क्या हो जाएगा, डिनाइड हो जाएगा। इसको मतलब लैप्स कर देंगे, मतलब जो रिजोल्यूस ये हमारा जो ऑर्डिनेंस है ये क्या हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट चीज़, अब हमने पढ़ लिया कि अप्रूवल के लिए क्या करना पड़ता है। तो दोनों ही हाउस से, सिर्फ एक हाउस से नहीं, दोनों हाउस से, चूंकि एक हाउस सेशन में था, एक और हाउस की ज़रूरत थी, तो जब दोनों हाउस असेंबल हो जाएंगे तब फिर क्या होगा, प्रेसिडेंट का जो ऑर्डिनेंस है वो अप्रूव हो जाएगा। अच्छा, हम लोग नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो है इसका ड्यूरेशन। तो ड्यूरेशन का मतलब क्या है, ड्यूरेशन का मतलब है कि पार्लियामेंट में अगर ऑर्डिनेंस आया है तो उसका कितने टाइम मैक्सिमम उसकी लाइफ कितनी है। तो ये कैलकुलेट किस तरह से होता है वो समझते हैं। देखिए क्या होता है कि दो पार्लियामेंट के सेशन के बीच में, जैसे मान लीजिए लोकसभा है और फिर लोकसभा सेकंड, ठीक है, दो पार्लियामेंट की इस लोकसभा के ही सेशन, जैसे मान लीजिए लोकसभा का पहले सेशन हुआ मानसून सेशन, फिर सेशन हुआ विंटर सेशन, तो दो सेशन के बीच में 6 मंथ से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशनली लिखा हुआ है कि देयर शुड बी नो गैप मोर देन 6 मंथ से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब 6 मंथ से ज़्यादा गैप नहीं होगा, इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए लोकसभा सेशन में था और उस समय राज्यसभा सेशन में नहीं था, पर राज्यसभा जब भी सेशन में था, साइमल्टेनियसली मान लीजिए सेशन में नहीं था, तब भी नेक्स्ट राज्यसभा को मैक्सिमम टाइम क्या है, 6 मंथ, मैक्सिमम 6 मंथ में तो राज्यसभा को असेंबल होना ही पड़ेगा। ठीक है, तो 6 मंथ में राज्यसभा असेंबल हो जाएगी, तो लोकसभा और राज्यसभा क्या हो जाएंगे, साथ साथ हो जाएंगे, और साथ साथ हो जाएंगे। मतलब मान लीजिए इनिशियली क्या था, लोकसभा असेंबल थी पर राज्यसभा असेंबल नहीं थी, राज्यसभा इस समय अवेलेबल नहीं है बिल को पास करने के लिए, तो लोकसभा फिर राज्यसभा नेक्स्ट कब मैक्सिमम कितनी देर बाद आ सकती है, रीअसेंबल हो सकती है, 6 महीने बाद। तो 6 महीने और 6 वीक्स का टाइम हमें यहाँ पड़ा कि 6 वीक्स उसको अप्रूवल के लिए चाहिए। तब क्या हुआ, लोकसभा और राज्यसभा दोनों आ गए हमारे पास, और यही है क्या, पार्लियामेंट, और इसी में हमें क्या कराना है, अप्रूव कराना है, किसको, ऑर्डिनेंस को। तो चूंकि ऑर्डिनेंस को इसी में अप्रूव कराना है, तो अभी अप्रूव होने के लिए हमें टाइम कितना मिल रहा है, 6 वीक्स, टोटल टाइम कितना मिल रहा है, 6 वीक्स प्लस 6 मंथ। आई होप यू गॉट इट। ठीक है, तो दो सीजन के बीच में चूंकि 6 मंथ का टाइम लगता है, तो राज्यसभा को कितना भी वो देर करे, 7 मंथ से ज़्यादा देर नहीं कर सकती है अपने असेंबली के लिए। तो 6 महीना उसको रीअसेंबल होने में के लिए मैक्सिमम टाइम है, और दोनों असेंबल हो गए उसके बाद उनको 6 वीक और टाइम दिया जाता है, इसमें वो अप्रूव करा लें और करा के ऑर्डिनेंस को एक मतलब एक एक्ट बना दें एक तरह से। ठीक है, अच्छा, ऑर्डिनेंस की कुछ कुछ लिमिटेशंस हैं। ठीक है, क्या लिमिटेशंस है उनको अच्छे से पढ़ते हैं हम लोग। तो लिमिटेशन में पहला लिमिटेशन जो आता है वो ये है कि ऑर्डिनेंस से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता। यानी कि पार्लियामेंट में ये पावर होती है कि पार्लियामेंट कैन मेक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, और उसको आर्टिकल 368 के अराउंड हम लोग कर सकते हैं। तो आर्टिकल 368 गिव्स पावर फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, इट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए पावर देता है, पर वी कैन नॉट, ऑर्डिनेंस कांट डू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन में छेड़छाड़ करने की पावर ऑर्डिनेंस को नहीं है। ठीक है, मतलब प्रेसिडेंट विल नॉट अलाउ एन ऑर्डिनेंस टू डू एनी अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके लिए तुम्हें क्या है, नॉर्मल प्रोसीजर जो है स्पेशल मेजोरिटी वाला
कि लोकसभा में लाओ, राज्यसभा में लाओ, दोनों जब लोकसभा राज्यसभा सेशन में रहें तो जो नॉर्मल प्रोसीजर है उसे ही फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट लिमिटेशन इसका है कि इट इज़ सब्जेक्टेड टू जुडिशियल रिव्यू। इसका रीज़न क्या है देखते हैं। देखिए जुडिशियल रिव्यू क्यों, यहाँ समझते हैं। तो क्या हुआ, मान लीजिए, और पावर ऑफ प्रेसिडेंट में एक हमने इंपॉर्टेंट पावर पढ़ी थी, उस पावर का नाम है कि प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व लोकसभा। यही पावर होने के कारण प्रेसिडेंट के ये जो ऑडियंस में अपनी पावर है इस पर जुडिशियल रिव्यू लगा दिया गया, सिर्फ इस पावर के कारण। कैसे समझते हैं, मान लीजिए प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व लोकसभा। अब प्रेसिडेंट जानते हैं कि अगर कोई बिल, कोई स्पेशल प्रोविज़न मैं लाना चाहता हूँ ऑर्डिनेंस के मेथड से, और ऐसा वो सोचेंगे नहीं, पर मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ऐसा सोचता है, जुडिशियल रिव्यू का पावर किसके पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास। तो सुप्रीम कोर्ट ऐसा सोचता है कि मान लीजिए कि कोई ऐसा कर सकता है प्रेसिडेंट कि वो डिसॉल्व कर दे लोकसभा को, किसके कहने पे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के कहने पे। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि एग्जीक्यूटिव हेड जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वो रियल एग्जीक्यूटिव हेड, वो क्या करें, प्रेसिडेंट से कहवा के क्या कर दें, लोकसभा को डिसॉल्व कर दें, और फिर प्रेसिडेंट से ही कहला के ऑर्डिनेंस को इशू करवा दें। क्योंकि एक सेशन में नहीं है, लोकसभा डिसॉल्व हो गया तो लोकसभा सेशन में नहीं, हमारा सिर्फ बचा राज्यसभा। तो फिर वो क्लॉज दे देंगे कि सिर्फ एक सेशन में है, एक हमारा जो हाउस है वो सेशन में है, तो हम ऑर्डिनेंस लाएंगे। और चूंकि अब ऑर्डिनेंस लाओगे तो अब इजीली तुम ऑर्डिनेंस ला सकते हो। तो कोई अगर ऐसा बिल, ऐसा एक्ट जो तुम्हें लगता है कि दोनों हाउस में मेजॉरिटी नहीं मिल पाएगी, या दोनों हाउस में मेजॉरिटी अगर हम पाना चाहें तो उसमें अपोजिशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, एक शॉर्टकट यूज़ कर लेंगे। तो ये शॉर्टकट है, और इसमें दोनों में ही क्या है, इन दोनों में ही चाहे डिसॉल्व करना हो लोकसभा को, चाहे ऑर्डिनेंस बनाना हो, दोनों ही कैसे होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की मदद से। तो जो सरकार है, जिसकी सरकार है, ऐसे मान लीजिए अभी नरेंद्र मोदी की सरकार है, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कोई ऐसा बिल लाना चाहे जो जानती है कि अपोजिशन से काफ़ी ज़्यादा हमें विरोध मिलेगा और हम उसको पास नहीं करा पाएंगे नॉर्मल प्रोसीजर से। तो सुप्रीम कोर्ट ऐसा सोचती है कि अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चाहे तो लोकसभा को डिसॉल्व कर दे और फिर ऑर्डिनेंस लाके उसको बिल बना दे, उस बिल को मतलब एक्ट बना दे, सिंपल सी बात है। और क्या करे, कॉन्स्टिट्यूशनली बिल कैसे पास होना चाहिए, लोकसभा, फिर राज्यसभा, और फिर प्रेसिडेंट से अप्रूवल होके उसको एक्ट बनना चाहिए। पर इन्होंने क्या किया, इस पूरे प्रोसीजर को ही बाईपास कर दिया। पहले लोकसभा डिसॉल्व किया, फिर ये दिखा के कि सिर्फ एक हाउस सेशन में है, ऑर्डिनेंस लाके शॉर्टकट से बिल को पास कर दिया। तो इस आइडिया को यूज ना कर पाए कौन, पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, टुवार्ड्स कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑफ ऑर्डिनरली मेकिंग द बिल्स टू एक्ट, ठीक है। तो जो नॉर्मल प्रोसीजर उसको बाईपास ना कर पाए, ये नॉर्मल प्रोसीजर है। तो चूंकि ये बाईपास ना हो इसलिए वो चाहते हैं कि जुडिशियल रिव्यू हो उस पर, ठीक है। तो आप समझ गए कि जुडिशियल रिव्यू क्यों जरूरी है। अब देखिए, अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ हम पढ़ेंगे वो है कुछ जुडिशियल केसेस, ठीक है। अच्छा, थोड़ा हम और पढ़ लेते हैं जुडिशियल केसेस पढ़ने के पहले। ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है ऑडियंस मेकिंग पावर का, इस पे कुछ और फ़ायदे हैं, मतलब प्रेसिडेंट के पास और कुछ स्पेशल पावर्स हैं, उनको थोड़ा पढ़ लेते हैं। पहली ये कि किस किस तरीके से ऑर्डिनेंस मान लीजिए हमारे जो प्रेसिडेंट है उन्होंने ला दिया, तो इसका पावर क्या है, क्या ये फंडामेंटल राइट को ले सकता है, नहीं। फंडामेंटल राइट को इट कैन नॉट टेक अवे, इट कैन नॉट टेक अवे, मतलब फंडामेंटल राइट से कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है, ठीक है, सिंपल सी बात है। उसके बाद मान लीजिए ऑर्डिनेंस आ गया, ठीक है, और ऑर्डिनेंस आ गया, ऑर्डिनेंस को हमें क्या करना है, 6 वीक्स में लोकसभा और राज्यसभा में अप्रूवल लेना है, लोकसभा एंड राज्यसभा में। तो इसको हम कैसे, किस तरह से इसको हम लैप्स कर सकते हैं, तो इसके लैप्स करने के तरीके क्या हैं, देखिए। एक तो हो गया कि 6 वीक्स में अप्रूव ही ना हो, क्योंकि 6 वीक्स में अप्रूव होना है, नहीं अप्रूव होगा, 6 वीक्स नॉट अप्रूव्ड,
ये क्या होगा? लैप्स, सेल्फ लैप्स हो जाएगा। 6 वीक्स में अप्रूव नहीं हुआ तो खुद ही लैप्स हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, इसको लैप्स कर दिया जाए। कैसे लैप्स कर दिया जाए? एक रेजोल्यूशन लाके डिसअप्रूव कर दिया जाए पार्लियामेंट में, ठीक है, ओके। तो 6 वीक्स की ज़रूरत नहीं है, 6 वीक्स तो बहुत टाइम हो गया। पार्लियामेंट को लग रहा है कि ऑडियंस अच्छा नहीं है तो एक रेजोल्यूशन लाया जाएगा और रेजोल्यूशन ला के ही इसको डिसअप्रूव कर दिया जाएगा। अब आपको लगेगा कि रेजोल्यूशन कौन लाएगा, ठीक है, रेजोल्यूशन कौन लाएगा? तो रेजोल्यूशन कोई भी ला सकता है, बस इंपॉर्टेंट ये है कि रेजोल्यूशन पास होना चाहिए। पार्लियामेंट का कोई मेंबर रेजोल्यूशन लाएगा पर वो रेजोल्यूशन इंपॉर्टेंट ये है कि अब पास होना चाहिए और डिसअप्रूव द ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस को डिसअप्रूव करने के लिए एक रेजोल्यूशन लेके आओ और उसको पास कराओ, और रेजोल्यूशन पास हो गया तो भी क्या होगा? लैप्स हो जाएगा, ठीक है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ईजी, बिल ऑर्डिनेंस कौन लाया? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट ही इसको वापस ले लें, टेकन बैक बाय प्रेसिडेंट, ठीक है। तो आप ये समझ गए कि लैप्स किस किस कंडीशन में होगा, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट चीज़, वो ये कि थोड़ा हम लोग पढ़ते हैं कि इसका नेचर कैसा है, या फिर जो हमारा जो ऑर्डिनेंस है वो उसके पास कुछ स्पेशल पावर है क्या, ठीक है। तो स्पेशल पावर में एक ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है, वो ये है कि हमारा जो ऑर्डिनेंस है वो रेट्रोस्पेक्टिव होता है। अब रेट्रोस्पेक्टिव वर्ड का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए कोई एक कानून आया, एक सिंपल सी बात करते हैं, जैसे मान लीजिए आप एक रोड पे जाते थे, इस रोड पे, ये एक रोड है और यहाँ पर आप देखते थे कि नो पार्किंग का दो, मतलब इस यहाँ पे लगा है कि नो पार्किंग। तो अगर आप यहाँ पे नो पार्किंग, अभी आप 2016 में है, ठीक है, मान लीजिए, तो जब आप 2016 में गए तो यहाँ पे नो पार्किंग का बोर्ड नहीं था, पर 2016 में यहाँ पे नो पार्किंग का बोर्ड नहीं था, ठीक है, सपोज। तो आपको तो हैबिट है, तो आपने क्या किया, अब 2026 में भी अब यहाँ पे क्या कर दिया गया, सरकार ने नो पार्किंग का बोर्ड लगा दिया 2026 में। तो क्या आप यहाँ पे नो पार्किंग का बोर्ड लगा दिया और आपने 2016 में यहाँ बाइक खड़ी की थी, तो क्या उसके लिए आपको फाइन लगेगा? नहीं। तो इसको बोलते हैं नॉट रेट्रोस्पेक्टिव। रेट्रोस्पेक्टिव मतलब पीछे से लगेगा, मतलब इट विल कम फ्रॉम ए बैक टाइम। अब कितना बैक टाइम होगा वो डिफाइन होगा, ठीक है। पर रेट्रोस्पेक्टिव मतलब ये होता है कि 2026 में अगर कोई लॉ लाया गया कि यहाँ पार्किंग नहीं करनी है, तो अगर वो रेट्रोस्पेक्टिव कानून है तो अगर आपने 2016 में भी बाइक यहाँ खड़ी की थी तो उसको कैच करके आप पे फाइन लगाया जाएगा। तो ये हो गया रेट्रोस्पेक्टिव। और रेट्रोस्पेक्टिव ना होने का मतलब क्या है कि जब कानून आया, व्हेन लॉ अराइव्ड, ये मैं बता रहा हूँ रेट्रोस्पेक्टिव ना होने का मतलब, व्हेन लॉ अराइव्ड देन ओनली, उस पर जो भी एक्शन लिया जाएगा वो उसके बाद होगा, ठीक है। तो ऑर्डिनेंस जो रेट्रोस्पेक्टिव है, मतलब ऑर्डिनेंस लाया गया तो उसके अंदर जो क्लॉज हैं, जो उसमें पॉइंट्स हैं, उनका जो एग्जीक्यूटिव एक्शन होगा वो बैक टाइम से भी हो सकता है, ठीक है, उसमें कुछ विशेष नहीं है। तो ये है रेट्रोस्पेक्टिव होने का मतलब, ठीक है। और इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने एक और बताई कि ये फंडामेंटल राइट को टेक अवे नहीं कर सकता, ठीक। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये बहुत अनयूजुअल पावर है, मतलब ये पावर बाहर के देशों में, यूएस, यूके, इन सब में नहीं है। हमारे इंडिया में जो प्रेसिडेंट है उनके पास ही ये एक स्पेशल पावर है, ठीक है। अब हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ पढ़ते हैं वो है जुडिशियल केसेस रिलेटेड टू इट, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन ईजिली आ सकता है कि ये केस क्या रिलेटेड है या नहीं रिलेटेड है ना। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो हम लोग को याद रखना है वो ये है कि ये जो हमने पढ़ा था जुडिशियल रिव्यू वाला, यही है हमारा एक वन ऑफ द जुडिशियल केसेस। ये था AK रॉय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो AK रॉय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में ये फाइनली जजमेंट दिया गया कि जो ऑर्डिनेंस है इट इज सब्जेक्टेड टू जुडिशियल रिव्यू, ठीक है, सब्जेक्टेड टू। इसमें इसमें क्या कहा गया, ऑर्डिनेंस इज सब्जेक्टेड टू JR, JR इज फॉर जुडिशियल रिव्यू, ठीक है।
अच्छा, उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट जो जुडिशियल केस है वो ये है कि DC वाधवा केस। ये इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। तो इसका रीज़न ये है, इसके ये केस क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है कि कोई मतलब बार बार जो कॉन्स्टिट्यूशनली मतलब जो टेक्निक है कि लोकसभा से राज्यसभा, राज्यसभा से प्रेसिडेंट से अप्रूव करा के फिर एक्ट बनाना, ये प्रोसीजर को बार बार बाईपास किया जा रहा था। तो DC वाधवा केस में कहा गया कि बार बार ऑर्डिनेंस को लाना ये एक फ्रॉड है कॉन्स्टिट्यूशन के साथ। फ्रॉड क्यों है कॉन्स्टिट्यूशन के साथ? क्योंकि भाई जो तरीका है वो ये है और आप क्या कर रहे हैं, इस तरीके से यूज़ कर रहे हैं। ये बहुत रेयर केस में यूज़ करना है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर को, जब मतलब एकदम इमरजेंसिकली सिचुएशन हो कि नहीं करना ही है, ठीक है, नहीं किए बिना काम नहीं होगा। तो ये इम्पॉर्टेंट सिचुएशन में करना है, कभी भी नहीं करना है, मोस्टली हमें इसका यूज़ करना है, ठीक है। तो इस केस को जब अवॉइड किया गया, अच्छा मैंने इमरजेंसी बोला, इसका मतलब ये नहीं कि इमरजेंसी में ही यूज़ करना है, ऐसा नहीं है। इमरजेंसी अलग है और ये अलग है, ये इंपॉर्टेंस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इमरजेंसी का कोई रीज़न नहीं है इसमें कि इमरजेंसी होगी, आर्टिकल 356, 360 वो सब होगा तब यूज़ करेंगे, ऐसा नहीं है। प्रेसिडेंट को लग रहा है कि अभी यूज़ करना चाहिए तो कर सकते हैं, बात सिंपल सी है, ठीक है। और प्रेसिडेंट का लग रहा है, प्रेसिडेंट को लग रहा है, इसका मतलब सिंपल सी बात क्या है, PM और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को लग रहा है, ठीक है। अच्छा, DC वाधवा केस, इसमें इंपॉर्टेंट बस यही कहा गया कि बार बार इसका यूज़ मत कीजिए। बार बार यूज़ करने का मतलब है कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न को बाईपास कर रहे हैं और ये फ्रॉड टू द कॉन्स्टिट्यूशन है। इंपॉर्टेंट वर्ड क्या याद रखना है, फ्रॉड टू कॉन्स्टिट्यूशन। मैं जब भी ये सिंबल लिखूंगा, जनरली ये सिंपल कॉपीराइट का होता है, पर मैं इसको कॉन्स्टिट्यूशन के लिए यूज़ करता हूँ बार बार। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न या फिर रिलेटेड, मतलब रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो C फॉर कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, तीसरा जो इम्पोर्टेंट है वो है कृष्ण कुमार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ठीक है। तो ये हम पढ़ लेते हैं एक इम्पोर्टेंट, कृष्ण कुमार सिंह केस। कृष्णा कुमार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इसमें भी सेम यही कहा गया जो मैंने आपको पहले बताया कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को बाईपास मत कीजिए, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को बाईपास मत कीजिए, ऑर्डिनेंस को जब इंपॉर्टेंट सिचुएशन हो तभी यूज़ कीजिए, ठीक है। तो आई होप आई हैव कवर्ड ऑल द थिंग्स दैट इज रिलेटेड टू ऑर्डिनेंस। कुछ भी इसमें से छूटा नहीं है मेरे ख्याल से, ठीक है, सब कुछ मैंने कवर अप कर दिया। जो भी मैंने पढ़ाया उसको अच्छे से पढ़ने से आपका ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर से कोई भी क्वेश्चन आएगा आप उसको कर लेंगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन और सिचुएशनल डिस्क्रिशन ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। तो दोनों का पहले एक एक करके मतलब समझते हैं। इसका मतलब है एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड PM। अगर आप PM और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पे काम कर रहे हैं तो आपके पास कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन है, ठीक है, सॉरी कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन नहीं है, ठीक है। तो इस केस में अगर मैं इसको फिर से रिपीट कर देता हूँ, कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन होने का मतलब ये है कि यू आर नॉट बाउंड। इसका मतलब क्या है, यू आर नॉट बाउंड। अगर किसी के पास भी कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन है तो उसको हम लोग कहेंगे कि ही और सी दैट पर्सन इज नॉट बाउंड टू ओबे। मतलब इस स्पेशली अगर मैं प्रेसिडेंट के केस की बात कर रहा हूँ और यू को हटा देते हैं, प्रेसिडेंट को लगा देते हैं कि प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंड टू ओबे होम, PM एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। तो अगर प्रेसिडेंट बाउंड नहीं है तो उसके पास कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन है, और प्रेसिडेंट बाउंड है तो उसके पास कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन नहीं है, ठीक है। आई होप यू गॉट द पॉइंट।